कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंबर ने कहा, तुम प्रकाश को अरेस्ट करवाओ और इस बारे में मुझे आंटी से भी बात करनी होगी। हाँ, वही शायद कुछ बता सके। वैसे तुम अपने पापा के बाकी के दोस्तों से भी पूछ सकते हो, केशव बोला। हाँ, ऐसा ही करेंगे। अंबर बोलकर चुप हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, यार एक बात समझ नहीं आई, ये खत उसमें रखे किसने? अगर पापा ने रखे तो इसका मतलब है उन्हें सब पता लग गया था। कितना धक्का लगा होगा पापा को। पर पापा ने कभी कुछ नहीं बताया और न ही उनके हाव भाव से ऐसा लगा। अंबर बोला, कहीं ये तुम्हारी मम्मी ने तो नहीं रखे? केशव बोला, अगर उन्होंने रखे होते तो कुछ और क्यों नहीं छेड़ा? अगर ऐसा होता तो वो ये सब लेकर कब का आकाश के पास चली गई होती और न ही वो ये खत संभाल कर रखती। मुझे लगता है कि ये खत पापा के हाथ लगे उसके बाद ही उन्होंने इन्हें मारने की साजिश रची होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या होगा। अंबर बोला, आप चिंता न करें सर, हम पता लगा कर रहेंगे। अंबर ने अंदर से सारी फाइल्स निकाल ली और उसे लॉक करके दोबारा सू रैक वहीं कर दिया। तेज ने वो सारी फाइल्स लाकर स्टडी रूम में रख दी। अंबर ने काका को बुलाया, काका आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? बेटा तुम छोटे से थे तब से काम कर रहे हैं। क्या बात है सर जी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? काका ने पूछा। नहीं काका, मैं तो यह पूछना चाहता था कि पापा का मम्मी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ कभी? मतलब पापा के मरने से पहले? उसने काका से पूछा। बेटा लड़ाई तो हुई थी, पर किस बात पर ये पता नहीं। असल में कई दिन से छुट्टी मांग रहा था। उस वक्त तुम्हारी काकी को ये रंजन होने वाला था। मेरी माँ मुझे बुलाए जा रही थी तो लड़ाई के अगले दिन ही उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। उस वक्त मैं बड़े साहब का ड्राइवर था। जब हफ्ते बाद वापस आया तो साहब बहुत बीमार हो गए थे। पूछने पर पता चला कि उनका बीपी बढ़ने लगा है। फिर मैं ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाता था। मैडम साथ ही होती थी। फिर उस दिन पता नहीं क्यों मैडम ने मुझे घर से साहब के लिए खाना लाने को कहा। मैं वहां चला गया। पीछे से पता नहीं साहब कब कार लेकर चले गए और वो मनहूस एक्सीडेंट हो गया। काका ने सारी बात बता दी। तुमने पूछा नहीं कुछ? कहा नहीं कुछ? केशव ने हैरानी से पूछा। साहब मैं मैडम से क्या कह सकता था? मुझे राजा ने, वो जो उस वक्त ऑफिस में काम करता था, उसने बताया था कि मैडम कह रही थी कि श्यामू पुलिस को वही बताएगा जो हम कहेंगे। अगर उसने कुछ और बताया तो उसी को फंसा देंगे। ये सुनकर मैं डर गया था। फिर मैडम ने कहा कि तुम कहना कि मैं सुबह इन्हें छोड़कर वापस चला गया था। मैंने फिर पुलिस से यही कहा। मैंने कुछ भी पूछने और कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे थे। फिर सर भी छोटे थे, इनकी देखभाल के लिए भी कोई चाहिए था। श्यामू काका अपनी मजबूरी जताते हुए आंखें साफ करते बोले, आप रोइए मत श्यामू काका, असल में हमें मम्मी पर थोड़ा शक हुआ इसलिए पूछ रहे थे। आपको उस समय के नौकरों के आपके एड्रेस पता हैं, जैसे राजा का? अंबर ने पूछा। बाबूजी आपको शक है? मुझे पूरा यकीन है कि बड़े साहब को इन्होंने ही मरवाया है। ये प्रकाश बाबू और मैडम साहब के गुजरने के बाद काफ़ी देर कमरे में ही रहते थे। हमें कह देते थे कि दफ्तर का काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। पर बेटा हमने भी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं कराए। आप छोटे थे, आपको कुछ पता ही नहीं था। हम सब देखते थे पर चुप ही रहते थे और उनके भरोसे वाले बन गए थे। वो जैसा कहते थे हम कर देते थे, इसलिए उन्होंने हमें रहने दिया। बाकी राजा तो अपने गांव लौट गया था और दो और थे, रामू और दीपू, सभी उसी गांव के थे। अब वो दूसरे शहरों में काम करने लगे थे। मैं आपको गांव का पता बता देता हूँ, आप कहेंगे तो मैं चलूँगा सर, श्यामू काका बोले। ऐसा करना तेज, इन्हें लेकर अभी निकल लो, सुबह होते ही उन्हें धर लेना और पूछना, प्यार से माने तो प्यार से, नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। अंबर बोला, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। बोलकर वो श्यामू काका की तरफ मुड़ा और बोला, काका आप भी बैग में अपने एक दो कपड़े डाल लेना, पता नहीं कितने दिन रुकना पड़े। मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ, फिर निकलते हैं। श्यामू काका अपना सामान लेने चले गए। केशव तुम मेरे साथ बैठकर ये फाइल्स देखो कि किस किस की है और फिर सुबह होते ही उस लेडी पर केस कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी होंगी। इसने पता नहीं क्या कुछ किया होगा, कहकर अंबर खुद भी फाइल्स चेक करने लगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के कागज़ थे।
इधर सिंघानिया निवास में अगली सुबह मेहर के लिए नई सुबह थी। जिंदगी में पहली बार वो सबके सामने मेहर सिंघानिया बनकर जाएगी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो निया से पहले उठ गई। आज वो और भी अच्छे तरीके से तैयार हुई क्योंकि अब बात उसके पापा पर थी। निया बेड पर लेटी उसे ही देख रही थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाय मेहर, इतनी प्यारी लग रही हो। अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें किसी और की होने ही नहीं देती। निया बोली। चुप कर बेवकूफ़, अगर किसी ने हमें ऐसा देख लिया तो बातें बनाएंगे। तुझे लोगों का पता नहीं है। अच्छा चल जल्दी तैयार हो जा, फिर इकट्ठे नीचे चलते हैं। वो भागकर साहिल के कमरे के बाहर गई। भैया आज मैं फर्स्ट आ गई, चलो जल्दी आओ। अंदर से साहिल बोला, आता हूँ। निया और मेहर पहले ही नीचे आ गए, साहिल बाद में आया। मेहर पापा के पास बैठी खुशी से उछल पड़ी, देखा मैं फर्स्ट आ गई। हाँ मेरी परी, फर्स्ट आ गई। बेटे कंपनी का काम सीख लेना, अब तुझे संभालना आ गया है। तू संभालना, बाकी मैं और साहिल तो है ही तेरे सपोर्ट के लिए, पापा बोले। जब मेहर, निया, साहिल और अपने पापा के साथ कंपनी पहुंची तो वहां पहले से ही सब उसके स्वागत को खड़े थे। उन्होंने बड़े गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। अब उन लड़कियों के मुंह देखने लायक थे जो मेहर को एक घटिया लड़की समझकर कुछ कुछ बातें बना रहे थे। अब सबको पता चल गया था कि साहिल उसका भाई है। उसे अब नया कमरा दिया गया। उसके पापा और साहिल ने उसका उसके कमरे में स्वागत किया। उसे वहां छोड़कर वो लोग वहां से वापस चले गए। उनके जाते ही निया कमरे में घूमकर देखने लगी। वो बोली, मेहर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तू बुरा मत मानना, नाराज तो बिल्कुल नहीं होना। मैं बहुत हिम्मत करके ये कहने लगी हूँ। मैं अब अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तेरे पापा भी आ गए हैं। अगर मैं यहाँ और रहूँगी तो मुझे डर है कि कहीं मैं इन चीज़ों की आदी न हो जाऊँ। ये शानो शौकत, ये ऊंचा रहन सहन, ये सब मेरे सिर न चढ़ जाए। कहीं मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरे तेरे साथ रहकर इन सब की आदत होती जा रही है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। बाकी काम मैं तेरे साथ ही करती रहूंगी, इस तरह मिलते भी रहेंगे। उसकी बात सुनकर मेहर कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर उसे गले लगाते हुए बोली, निया क्या तुझे किसी ने कुछ कहा? क्या भैया ने कुछ कहा या पापा ने कुछ कहा? तू मुझे सच सच बता, देख मुझसे कुछ नहीं छुपाना। मुझे पता है तू ऐसे ही रिएक्ट करेगी। मैंने तुझे बताया ना कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। साहिल भैया तो मुझे तेरे जितना ही प्यार और मान देते हैं। अंकल बेचारे तो कल ही वापस आए हैं। असल में तू समझ सकती है, तूने 3 साल आम इंसान की लाइफ जी है। तुझे अमीरी गरीबी का फ़र्क अच्छी तरह से पता है। मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ, कोई माँ बाप नहीं, कोई घर बार नहीं। ऐसे में मुझसे शादी करने वाला कोई साधारण आदमी ही होगा। अगर मुझे तेरे साथ रहकर इन सब की आदत हो गई तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी ही ये छोड़ दूँ। निया बोली। सच कह रही हो ना तुम? चल ठीक है, तेरे लिए तेरा कहना मान लेती हूँ। तू उसी मकान में रह लेना जहाँ मैं रहती थी, लेकिन काम पर रोज़ आना, उसने निया को कहा। दोपहर बाद रोमिल कुछ लोगों को लेकर उनके पास आया और बोला, मैडम ये आपका स्टाफ है, ये है सेक्रेटरी टीना, ये मैनेजर और ये डायरेक्टर। बाकी के स्टाफ से ये आपको मिलवा देंगे। सब ने मेहर से और मेहर ने उनसे हेलो कहा। फिर मेहर और निया उन तीनों के साथ पूरी कंपनी में घूमे, सारे स्टाफ के बारे में जानकारी ली, हर डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका समझा। निया खास खास पॉइंट नोट करती जा रही थी। आधे दिन के बाद मेहर उसे घर दिखाने की सोच ही रही थी कि उसने साहिल से बात की। क्यों, उस घर में अब क्या करने जाना है? साहिल ने हैरान होकर पूछा। भैया निया पर भूत सवार हुआ है, पता नहीं क्या सोच रही है। वो कहती है कि उसने अलग ही रहना है, तो मैंने कहा इस घर में रह ले। मेहर बोली। निया कहाँ है? मेरी बात करा उससे, मैं बात करता हूँ उससे, साहिल बोला। निया डरते डरते बोली, हाँ जी भैया। क्या हुआ, अचानक ये घर छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? साहिल ने पूछा। भैया असल बात यह है कि मैंने बहुत गरीबी देखी है। अब आपके घर और मेहर के साथ रहकर मैं खुद को अमीर समझने लगी थी। कल भैया मैं घर पर जॉन अंकल पर भड़क पड़ी क्योंकि मैंने पीने के लिए गर्म पानी मांगा और उन्होंने सुना नहीं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत तो शायद जॉन अंकल से भी बुरी है। वो मेरे से कितना ज़्यादा कमाते होंगे। तब मुझे लगा कि मुझे इस ऐशो आराम की आदत होती जा रही है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं नॉर्मल हालत में रहूँगी। निया बोली। ये लॉजिक मेरे पल्ले तो नहीं पड़ा, पर चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, किसी को भेजता हूँ, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया।
रोमिल भी बिजी था, उसके पास ईशान आया हुआ था तो उसने ईशान को उन्हें ले जाने को कह दिया। निया ईशान की तरफ ही देखे जा रही थी, उसे ये बहुत ही शरीफ लगता था। उसने एक बार भी उन दोनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। निया को लगा कि रेहान बकवास कर रहा होगा, ये तो कितना अच्छा है। निया इसे दिल से चाहने लगी थी। ईशान उन्हें घर छोड़कर चला गया। बंद रहने के कारण घर गंदा पड़ा था। निया खुद से ही साफ सफाई करने लगी तो मेहर ने अपने घर के हाउसकीपर जॉन को फ़ोन किया। अंकल, घर की सफाई के सामान के साथ साथ करने वाले को भी भेजना, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ। हाँ जी, अभी भेजना। निया ने बालकनी साफ करके वहाँ अपने और मेहर के बैठने की जगह बना ली। कुछ ही देर में अंकल जॉन के वर्कर आ गए। वो इसे काम समझाकर खुद बाहर निकल गई। सर, ये उन लोगों में से एक का पता चला है, बाकी दो का पता नहीं चला, तेज बोला। केशव ने रिपोर्ट दी है, केस दर्ज हो गया है, तुम चिंता न करो, अंबर बोला। अंबर को आकाश की याद आई। उसे डर लगा कि अगर आकाश को मेरे और मेहर के बारे में पता लग गया तो वो कहीं मेहर को नुकसान न पहुंचाए। ये सोचकर उसने साहिल को फ़ोन किया। हेलो साहिल, मैंने अपनी मम्मी के खिलाफ पापा के मर्डर का केस कर दिया है। जब आकाश को पता चलेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। तुम ज़रा मेहर का ध्यान रखना। तुम मेहर का ध्यान रखना, कहीं आकाश उसे कोई नुकसान न पहुंचाए, अंबर बोला। तुम मुझे उसका एड्रेस भेजो, इससे पहले कि वो मेहर की तरफ नज़र उठाए उसे अमेरिका में ही दफन कर देते हैं, साहिल बोला। नहीं, ये काम मेरा है, तुम बस एहतियात के तौर पर मेहर की निगरानी रखो, अंबर बोला। फ़ोन रखते ही साहिल ने ईशान को फ़ोन किया। ईशान ने फ़ोन देखकर उठाया। हेलो, हाँ बाबा, मैं छोड़ आया उनको, वो बोला। पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर बोला कर। मैं ये कह रहा था कि अभी उनके आसपास ही रहना। अंबर ने अपनी मम्मी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसे डर है कि कहीं आकाश मेहर को कुछ न कहे। मैंने बॉडीगार्ड भेजे हैं, उनके आने तक तू वहीं रहना, साहिल बोला। उसकी बात सुनते ही ईशान ने कार वापस मोड़ ली। डोरबेल बजते ही निया देखने आई कि कौन है। अंदर आए दो लोगों ने उसे धक्का मारा और बोले, मेहर कहाँ है, कहकर मेहर की तरफ जाने लगे। निया ने पीछे से धक्का मारा, एक नीचे गिर गया। वो उस पर खड़ी हो गई और काम वालों को आवाज़ देने लगी। उनके आने से पहले ही ईशान बाहर से अंदर आया। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और बोला, किस साले की हिम्मत है जो मेहर को हाथ लगाए। वो दोनों उसकी आवाज़ सुनकर ही वहीं ठिठक गई और वो हाथ जोड़कर बोले, माफ़ करना गुरु, हमें पता नहीं था कि आप हो। तभी तड़ाक तड़ाक की आवाज़ आई। ईशान ने दोनों को एक एक थप्पड़ लगाया और बोला, आगे से इस शहर ही नहीं, इस राज्य में भी कुछ करने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया करो, समझे। किसके कहने पर आए हो। जी, वो बादशाह ने फ़ोन करके कहा था कि कोई बड़ी पार्टी है, वो बोला। बड़ी पार्टी? हाँ, तेरे बाप से बड़ी पार्टी तो नहीं होगी ना। ये बहन है मेरी, इस तरफ देखना भी नहीं, समझे। और उस बादशाह को कह देना कि मुझे आकर मिले। अब जाओ, दफ़ा हो जाओ, ईशान ने स्टाइल से कहा। निया के साथ काम वाले भी सारे उन्हें देखते रह गए। मेहर, जिसे निया ने बालकनी में बंद कर दिया था, दरवाज़ा खटखटा रही थी और निया एकटक ईशान को देखे जा रही थी। ईशान ने उसे देखा और दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, पर वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। ईशान भी मुस्कुराता हुआ उसके पास से गुजरा और उसके पास से गुजरकर दरवाज़ा खोला। जब वो निया के पास से गुजरा तो उसका कंधा निया के कंधे से टकरा गया। निया तो वहीं अपना कंधा पकड़े खड़ी रही। दरवाज़ा खुलते ही मेहर बाहर आई और ईशान को देखकर बोली, भैया आप अभी यहाँ क्या हुआ। कुछ नहीं, बस हम साफ सफाई कर रहे थे। क्यों निया, है ना। उसने जब निया को पुकारा तब उसे होश आया तो वो बोली, हाँ हाँ, सफाई कर रहे थे। ईशान भी वहीं बालकनी में उनके साथ बैठ गया। वो मेहर से बातें करता रहा पर निया को इग्नोर कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि निया जैसी भोली भाली लड़की उससे रिश्ता रखे या प्यार करे, लेकिन वो जितना उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, निया उतना ही ज़्यादा उसे प्यार करने लगी थी। निया को उसकी हर बात में प्यार दिखता था। ईशान ने साहिल को फ़ोन करके बताया, चिंता न करना, मैं टाइम पर आ गया था। 2 छोटे गुंडे आए थे, मैंने डोज देकर भगा दिया। ऐसा कर, अपने बॉडीगार्ड वापस बुला ले। मैं सेरा को कहता हूँ इसके साथ रहने को। उसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं होगी इसके आसपास भी फटकने की। हर कोई सेरे को पहचानता है। ओके, मुझे पता था कि तेरे होते किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी तेरे लिए तो अच्छा है, वहाँ निया भी है। मेहर कह रही थी वो तुझे पसंद करती है, बहुत अच्छी लड़की है, शादी मटेरियल है। देखकर प्रपोज कर दे, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है, साहिल बोला।
अरे यार, तुझे मेरा पता ही है मैं कैसा हूँ। वो अच्छी है और मुझे अच्छी चीज़ें कम ही पसंद है, इसलिए दूर ही ठीक हूँ। अच्छा मेहर, तेरी बहन है तो मेरी भी बहन है, डोंट वरी, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, ईशान बोला। अंबर को ईशान का फ़ोन आया। हेलो मेरी जान, क्या हाल है? हेलो, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, अंबर बोला। देखा, दिल को दिल की राह होती है, इसे कहते हैं टेलीपैथी। तू मेरी बात सुन, इस वक्त मैं पता है कहाँ हूँ? अपनी भाभी के साथ, उसकी सहेली के घर। हाँ, आज से मैं भाभी जी का बॉडीगार्ड। साहिल का ऑर्डर है, बनना ही पड़ेगा, ईशान बोला। क्या तू मेहर के पास है? एड्रेस भेज, अंबर ने कड़क कर अपने अंदाज में पूछा। क्या? क्यों? लगता है कि आकाश को पता लग गया है, उसने मेहर पर हमला कराने की कोशिश की है। ये तो मैं समय पर आ गया, वरना, ईशान अपने अंदाज में बोला। निया पास खड़े सुन रही थी। उसे पहले लगा कि किसी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि ये किसी लड़की से नहीं बल्कि अंबर से बात कर रहा है, तो वो चली गई। थोड़ी देर में अंबर वहां पहुंच गया। उसने डोरबेल बजाई तो ईशान ने आकर खोला। अंबर लगभग हाँफता हुआ अंदर आया और बोला, कहाँ है मेहर, ठीक तो है ना? ईशान ने उसे बालकनी की ओर इशारा किया और अंबर बालकनी की तरफ चला गया। मेहर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ ही रही थी तो दोनों आपस में टकरा गए। मेहर गिरने लगी तो अंबर ने उसे पकड़ लिया। दोनों को पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ है। कुछ देर बाद मेहर ने देखा कि ये तो अंबर है, तो वो हैरान रह गई और पीछे हट गई। मेहर, क्या इतनी नफरत है मुझसे? अंबर ने पूछा। ईशान भैया, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर ले चलो। फिर उसने निया से कहा, निया तुम आज घर चलो, कल से यहाँ रहने आ जाना, कहकर उसने निया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले चली। ईशान ने अंबर की तरफ कंधे उचकाए और उनके पीछे चल दिया। अंबर बेचारों की तरह वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मेहर, अंबर इतना बुरा नहीं है, तुम मुझसे ऐसा बिहेव न किया करो, ईशान बोला। भैया, आप हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप जान गए कि उसने मेरे साथ क्या किया है तो आप उसे वो इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं भी तो साहिल की ही तरह तुम्हारा भाई हूँ, ईशान ने पूछा। भैया, आप साहिल भैया के दोस्त हैं और अंबर के दोस्त हो। मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में अंबर के प्रति कोई नफरत हो। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं उसे कई सालों से प्यार करती थी। मैंने 3 साल इसका पीछा किया और फिर उनकी शर्तों पर उनसे शादी कर ली, सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए। पर उन्होंने मेरे प्यार की कद्र नहीं की है। भैया, पता है, एक दिन उनके बर्थडे पर मैंने उनके लिए सारी तैयारी की, केक भी बनाया, फिर बाहर खड़ी उनका इंतज़ार किया। बारिश होती रही और मैं फिर भी उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो आदमी कहीं और किसी और की बाहों में बर्थडे मना रहा था। ईशान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बोला, क्या पता उसे उस वक्त तुमसे प्यार न हो, पर तुम्हारे जाने के बाद इसका एहसास हुआ हो। जो भी हो भैया, पर अब मुझे उससे प्यार नहीं है, मेहर बोली। मेहर, वो मेरा दोस्त है, उसकी रग रग को पहचानता हूँ, वो दिल का बुरा नहीं है। क्या तुम पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती? ईशान ने कहा। सॉरी भैया, अब मुश्किल है, मेहर बोली। इतने में घर आ गया और मेहर ईशान को थैंक यू कहकर चली गई। निया जाने लगी तो वो ईशान से बोली, अगर आप कहें तो इन्हें मिलाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू, ज़रूर, अब हम इन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे, ईशान ने कहा। फिर वो चला गया। अंबर अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि आखिर मेहर ऐसा क्यों कर रही है। मैं उसके पास भागा गया क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी, पर उसने देखा तक नहीं। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है, पर ऐसा भी क्या कि वो मुझे माफ़ी न करे। वो सोच सोचकर परेशान हो रहा था। क्या बात है अंबर, तूने बुलाया? ईशान मेहर को छोड़कर सीधा अंबर के पास आया और बोला, क्या हुआ था वहाँ? मेहर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? अंबर ने ईशान से पूछा। वो 2 लोग आए थे मेहर पर हमला करने, पर मैंने उन्हें मारकर भगा दिया और उन्हें कह भी दिया कि मेहर मेरी बहन है, इससे दूर रहना। अब कोई उसके पास नहीं आएगा, ईशान बोला। चलो अच्छा किया, मुझे उसकी चिंता थी, अब तेरे होते कोई चिंता नहीं है, अंबर बोला। अंबर, मुझे लगता है कि तुमने गलती में उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। वो बता रही थी कि तेरे बर्थडे के दिन उसने तेरे लिए केक बनाया और फिर तेरी वेट करती हुई बरसात में भीगती रही। वो आज भी उसी बात को याद करके रो रही थी। एक बात और थी, वो कह रही थी कि तू किसी और की बाहों में बर्थडे मना रहा था। क्या तू मुझे बताएगा कि तू बर्थडे मनाता नहीं, फिर ये क्या?
मेहर को तेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता है, और वो दूसरी औरत कौन है? ईशान ने पूछा। क्या ये सब उसने तुझे खुद बताया? तू ऐसे कैसे पूछ रहा है? तुझे पता है ना कि मैं मेहर के सिवा किसी लड़की को जानता ही नहीं, अंबर बोला। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम दोनों में कोई गलतफहमी है जो उसके दिल में घर कर गई है। तुम उसे किसी तरह दूर करो, ईशान बोला। मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो, अंबर बोला। यार तुम कहाँ मुझ जैसे से ये प्यार की बातें पूछ रहे हो? अगर मुझे ये प्यार मोहब्बत की बातें आती होती तो मेरी कब की शादी हो गई होती। पर एक बंदा है जो तुझे सलाह दे सकता है, ईशान बोला। कौन? अंबर ने पूछा। रोहन, और कौन? वो फिल्मों में काम करता है, वो कोई ना कोई आइडिया ज़रूर देगा, ईशान बोला। तो तुम क्या चाहते हो, अब मैं उसे भी अपनी कहानी सुनाऊं? मैं खुद ही कुछ करूँगा, अंबर बोला। चल तू मत पूछ, मैं पूछ लेता हूँ, कहकर ईशान ने रोहन को फ़ोन लगाया। रोहन ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया और बोला, हेलो ईशान, बता आज कैसे फ़ोन किया? कमाल है, ये कोई बात करने का तरीका है? चल छोड़, हम बाद में बात करेंगे, अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है अपने अंबर के बारे में। तुझे पता ही है कि ये मेहर, अरे वो साहिल की बहन को चाहता है। बात यह है कि मेहर ने उसके बर्थडे पर वो बेचारी भीगती रही। अब तू ही बता कि ये क्या करे। अंबर उसे मनाना चाहता है। ईशान ने सारी बात उसे विस्तार पूर्वक बता दी। बस इतनी सी बात? सुन, अंबर को कह कि वो मेहर के पीछे लग जाए, धूप में बरसात में रोज उसके ऑफिस के बाहर खड़ा रहे। मेहर आए तो उससे माफ़ी मांगने लगना, जब तक न माने तब तक मनाते रहना, रोहन ने सलाह दी। ये ठीक है, और अगर उसके बॉडीगार्ड और उसके पापा मुझे मारने आ गए तो? अंबर बोला। तो और भी अच्छी बात है, मेहर को तुमसे और भी हमदर्दी हो जाएगी, रोहन बोला। चलो ट्राई करके देखता हूँ, अंबर बोला। अगले दिन मौसम थोड़ा खराब था, बादल छाए हुए थे, बरसात किसी भी वक्त हो सकती थी। मेहर और नेहा अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मेहर बोली, कम इन। दरवाज़ा खुला और दरवाजे से अंबर अंदर आया। उसके हाथों में बुके था। वो मेहर के पास आया और उसे फूल पकड़ाते हुए बोला, मेहर मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मुझे उस वक्त प्यार का पता नहीं था, आज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेहर ने फूल नहीं पकड़े और न ही कोई जवाब दिया। तो अंबर फिर बोला, तुम जवाब नहीं दे रही, न सही, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा तुम्हारी खिड़की के नीचे जब तक तुम आकर मुझे माफ़ नहीं कर देती। अंबर जाकर नीचे सड़क के किनारे खड़ा होकर ऊपर मेहर की खिड़की की तरफ देखता रहा। निया ने उसे देखा तो बोली, मेहर बहुत हो गया, अब हाँ कर दे, इतनी बार माफ़ी मांग चुका है, अब माफ़ भी कर दो। मेहर कुछ नहीं बोली। निया बार बार जाकर अंबर को देख आती और आकर मेहर को बताती, मेहर बरसात शुरू हो गई है, वो भीग रहा है, मान जा, जाकर उसे अंदर बुला ले, वो बीमार हो जाएगा। अब मेहर उठकर खिड़की की तरफ गई। उसने देखा अंबर बरसात में भीग रहा था। दिसंबर का महीना, ऊपर से बरसात, उसका दिल दहल गया। वो भागती हुई नीचे आई और आकर अंबर को बोली, चलो अंदर चलो, मैंने माफ़ किया आपको। वो उसे अंदर खींच लाई। सच्ची, तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया? अंबर बोला। हाँ कर दिया, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि किसी पर तरस नहीं खाऊंगी। मेरा दिल आपकी तरह पत्थर का नहीं है, मेहर बोली। वो उसे ऊपर ऑफिस में साथ के कमरे में ले गई। उसने अलमारी से साहिल के कपड़े निकाल कर दिए और बोली, अभी आप ये पहन लीजिए और बाद में तेज से कहकर मंगा लीजिएगा। कहकर मेहर बाहर आ गई। ये ऑफिस पहले साहिल का था, तो अभी तक यहाँ साहिल के कपड़े पड़े थे। निया बोली, वाह भाई क्या बात है, मैंने तो माफ़ करने को कहा था और तुम कमरे में ही ले आई। वो उसे कुन्हियाँ मारकर छेड़ रही थी। मेहर बोली, इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। दिसंबर की बरसात में अगर भीग कर बीमार हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती, इसलिए ही उसे माफ़ कर दिया, लेकिन इसके आगे का मेरा कोई प्लान नहीं है। वैसे ये दिल का बुरा नहीं है, निया बोली। तू न ईशान की बातों में मत आ, ठीक है? तुझे क्या पता है कि ये बुरा है या नहीं है? मैंने इसके साथ इतने साल बिताए हैं, इसे मैं भी नहीं जान सकी तो तू क्या जानेगी, मेहर बोली। अंबर कपड़े बदल कर आया और आकर सोफे पर बैठ गया। साहिल के कपड़े उसे फिट आ गए थे। मेहर ने उसके लिए कॉफ़ी मंगवा दी थी। वो टांगों पर टांग रखकर शान से बैठा कॉफ़ी पी रहा था। उसने तेज को फ़ोन किया। हेलो सर, हाँ जी, आप कहाँ हैं? मैं मेहर के ऑफिस में हूँ, तू मेरा एक सूट लेकर आ जाओ, अंबर बोला। तेरे कपड़ों को क्या हुआ? अरे यार, तुझे उसे मनाने को कहा था, तू ये क्या करने लगा? सब्र नाम की भी कोई चीज़ है दुनिया में? ईशान वहीं बैठा था, वो बोला।
शट अप कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ईशान ने फ़ोन की तरफ देखा, फिर तेज की तरफ, और बोला, इसे क्या हुआ? मैंने क्या गलत कहा? नहीं सर, लगता है कि मेहर मैडम ने उन्हें निकाल दिया हो और वो बारिश में भीग गए हो, तेज बोला। हाँ, ये हो सकता है, तभी उसे मेरी बात पसंद नहीं आई। ईशान बोलकर उठा और बोला, अच्छा मैं भी चलता हूँ, बाद में आऊँगा कहकर उसने निया को फ़ोन किया। हेलो निया, कहाँ हो? अच्छा सुनो, उन दोनों को अकेले छोड़कर बाहर निकल जाओ। ओके मैं आती हूँ, कहाँ मिलोगे आप? निया बोली। मैं? तुम कहीं भी चली जाओ। अच्छा ठीक है, ऑफिस बाहर आ जाओ कहकर वो भी चल दिया। निया मेहर से बोली, मेहर मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। मेहर कुछ कहती उससे पहले ही निया बाहर निकल गई। मेहर उसे पुकारते ही रह गई। मेहर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, इस तरह डरती क्यों हो? अच्छी, उसे ज़ोर से छींक आई। लगता है आपको ठंड लग गई, जाकर दवा ले लेना, मेहर बोली। मेहर, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मेरे साथ घर चलो, अंबर बोला। अभी नहीं, जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि आप सच में मुझे प्यार करते हैं तब मैं आऊँगी। अभी मुझे आप पर यकीन नहीं है, क्या पता आप फिर दीपिका को खून देने के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो, मेहर बोली। मेहर, मैंने कह तो दिया कि जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने दीपिका को अमेरिका भेज दिया है, तुम चिंता न करो। ये सच है कि मैंने तुमसे शादी उसे खून देने के लिए की, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी दिल से पत्नी बनाना चाहता हूँ, अंबर बोला। अंबर, मैं आपको बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन आपको इसका पता ही नहीं। मैंने आपके लिए बहुत कुछ सहा है, मैं वो सब आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं किया। पर जो कुछ आपने किया उससे मेरे अंदर का प्यार मर गया है। अब मेरे अंदर आपके लिए वो प्यार नहीं है, मेहर बोली। मेहर, आज तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे अंदर फिर से वो प्यार जगा कर जाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, तुम खुद मानोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है, अंबर बोला। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और मेहर बोली, कम इन। तेज अंदर आ गया, उसने दोनों को विश किया और अंबर को उसके कपड़े पकड़ाते हुए बोला, सर आपके कपड़े लाया हूँ। अंबर ने कपड़े पकड़े और साइड वाले कमरे में बदलने चला गया। मैडम कैसी हैं आप? तेज ने मेहर से पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर सर का बहुत बुरा हाल है। मैडम, उन्हें आपके जाने के बाद प्यार के बारे में पता चला, उन्हें खुद समझ नहीं है इन बातों की कि वो आपको कैसे पाएं। वो आपको दिन रात याद करते हैं, तेज बोला। मेहर चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। वो कुछ कहती उससे पहले ही अंबर वहाँ आ गया। मेहर, जो बीत गया वो बीत गया, मैं तुम्हें नया अंबर बनकर दिखाऊंगा कहकर वो तेज को लेकर चला गया। मेहर उसे जाते हुए देख रही थी। निया ईशान के साथ एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गई। ईशान ने खाने का ऑर्डर कर दिया और चुपचाप बैठ गया। निया भी चुप बैठी उसे देखती रही, फिर बोली, ईशान जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए, ईशान बोला। जी, मैंने जब से आपको देखा है मैं आपको प्यार करने लगी हूँ, निया बोली। देखो निया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं आग हूँ। मेरे जितना पास आओगी उतना ज़्यादा जलोगी। कल तुम्हें मुझसे प्यार करने का पछतावा होगा, इसलिए जहाँ तक आई हो वहीं से वापस हो लो। इससे आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ, ईशान बोला। मुझे जलने से डर नहीं लगता, पर मैं आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकती। क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे? निया बोली। निया, तुम समझ नहीं रही हो या समझना नहीं चाहती। मैं गर्लफ्रेंड प्यार के लिए नहीं बनाता, मेरे लिए लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह है, यूज करो और फेंक दो। ये प्यार वार मेरे आसपास भी नहीं है, ईशान बोला। मुझे सब मंजूर है, मैं आपके लिए टिश्यू पेपर भी बनने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, निया बोली। ठीक है, पर मैंने ज़िंदगी अपने मर्जी से जी है, तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलूंगा, ईशान बोला। निया ईशान की हर बात मानने को तैयार थी, बस वो उसकी बनना चाहती थी। लेकिन ईशान हर बात क्लियर कर देना चाहता था। उसने कहा, देखो निया, तुम जिस बात से खुश हो रही हो उसके लिए कल तुम पछताओगी। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लिया है तो तुमसे शादी भी करूँगा। मैं शादी अपने घर वालों की मर्जी से करूँगा। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता, इसलिए तुम ये बात अपने दिमाग में भी मत लाना। मुझे तुम हर हाल में पसंद हो, निया बोली। उसे तो इसकी ही खुशी थी कि ईशान उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसे तो इसकी ही खुशी थी कि ईशान उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। वो सोच में डूबी हुई थी कि ईशान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसको चूम लिया। निया हैरान सी सुन्न हुई उसे देखती रही। अब मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो तो इतना तो बनता ही है, ईशान बोला।
निया कुछ नहीं बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान इतनी जल्दी ये सब करेगा। अंबर के जाने के बाद मेहर उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। क्या मैं अंबर से अब भी प्यार करती हूँ? शायद मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, तभी तो उसके नाम से ये दिल धड़कता है। वो सोच रही थी कि उसे निया की याद आ गई। उसने सोचा ये कहाँ रह गई। उसने निया को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ रह गई? आ रही हूँ। कार दफ्तर के बाहर आ गई थी। वो फ़ोन बंद करके कार से उतरी और बिना कुछ कहे अपने ऑफिस आ गई। वो सोच रही थी कि उसने ठीक किया या गलत। कहीं मैंने भी मेहर की तरह गलती तो नहीं की। वो ऑफिस में आई तो गुमसुम सी बैठ गई। मेहर ने उसे ऐसे देखकर उससे पूछा, क्या हुआ, क्या देख लिया? मुझे क्या होना है, मुझे तो तुमसे पूछना है कि तुम बताओ क्या हुआ। अंबर ने क्या कहा? तेरा रंग क्यों लाल हो गया है? निया ने एकदम संभल कर बात को पलटते हुए कहा। तू मेरी बात छोड़, अपनी बात बता। तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? तेरी ये क्या हालत हो रखी है? ये बिखरे बिखरे बाल, ये लाल लाल गाल, ये उड़ी हुई रंगत। कहाँ गई थी तू? कहाँ से आ रही है? मेहर ने गाने की तरह गाते हुए उसे छेड़ा। अरे मैं तो तुम दोनों को टाइम देने के लिए बाहर चली गई थी। अब भाग कर आई हूँ तो बाल तो बिखरेंगे ही। तूने फ़ोन किया तो घबरा गई, इसलिए रंग उड़ गया। उल्टा अब तू मुझे ही कोस रही है, निया बोली। मेहर कुछ कहने लगी थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि साहिल का फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो भैया, कैसे हो? ठीक हूँ, मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ। वहाँ सब ठीक है? साहिल बोला। हाँ, सब ठीक है, आप यहाँ की चिंता न करें। अपना काम जल्दी ख़त्म करके आइए, मेहर बोली। मैं जल्दी ही आऊँगा बच्चा। सुनो, कोई दिक्कत हो तो ईशान से कह देना, बाकी पापा तो हैं ही। काम में दिक्कत हुई तो रोमिल को बुला लेना, साहिल बोला। भैया, आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं सब हैंडल कर लूँगी, आप खुद पर ध्यान दीजिए, मेहर बोली। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है तो तेरी ही तो चिंता करूँगा ना। मैं सारे रास्ते सोचता आया हूँ कि तू कैसी होगी। पिछले 4-5 साल पापा और तूने मेरा बुद्धू बना कर रखा कि तू पढ़ाई के लिए दूर कहीं चली गई है। मैंने भी यकीन कर लिया, पर अब सोचता हूँ तो खुद से नफरत होती है कि मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सका। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता, साहिल बोला। भैया, अब आप भी भाभी ले आओ तो आपको अपना मेरे सिवा कोई और मिल जाएगा। इस तरह कब तक फिरते रहोगे? मुझे भी साथ मिल जाएगा, मेहर ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, सोचता तो मैं भी हूँ, पर कोई मिले तो सही। चल, अच्छा घर आ गया हूँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। साहिल कार से उतरने लगा था कि किसी ने उस पर गोली चला दी। गोली उसकी बाह को छूते हुए निकल गई और ड्राइवर को लगी। उसे पता कि कोई शूटर उसकी साइड से गोली चला रहा है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर की बेल्ट खोलकर उसे पिछली सीट पर फेंका और खुद ड्राइवर की सीट पर आया और कार स्टार्ट करके भाग लिया। उसकी कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए दोबारा गोली नहीं लगी। वो कार लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल उसके दोस्त जैसन का था, ये उसके दादाजी ने बनवाया था। यहाँ इसे सब जानते थे। उसने ड्राइवर को दाखिल कराया, अपनी भी पट्टी करवाई। ड्राइवर बच गया था। उसने ईशान को फ़ोन किया। ईशान ने फ़ोन उठाया। पहुँच गया? हाँ, पहुँच गया। सालों ने आते ही स्वागत कर दिया। कोई स्नाइपर था, मेरे दरवाज़ा खोलते ही गोली चला दी। गोली मेरे बाँह को छूते हुए ड्राइवर को लग गई। अब उसे हॉस्पिटल लाया हूँ, साहिल बोला। क्या? ईशान घबरा कर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, तू सच कह रहा है? तू ठीक है ना? किस साले की इतनी हिम्मत कि तुझे हाथ लगाए? मैं आता हूँ वहाँ। नहीं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तू बस मेहर का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, साहिल बोला। तू यहाँ की चिंता मत कर, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। उनकी तुझ पर नज़र होगी। तू ऐसा कर, भेष बदल कर किसी गरीब से इलाके में रह, कोई तुझे पहचान ही न सके। मैं अपने लोगों को भेजता हूँ तेरे पास। कोई आइडिया है कौन ये हो सकता है? ईशान ने पूछा। यहाँ पर तो एक ही दुश्मन हो सकता है, आकाश। उसके सिवा किसी की हिम्मत है? मुझ पर गोली चलाई, बहुत पछताएगा। अच्छा, डॉक्टर बुला रहे हैं, देख ये खबर किसी को मत बताना। मेहर को तो बिल्कुल नहीं, साहिल बोला। नहीं, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगा? तू अपना ध्यान रखना, मैं बंदे भेजता हूँ, कहकर ईशान ने फ़ोन रख दिया। वो सोच में डूब गया। साहिल को डॉक्टर ने बुलाया था। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के साथ उसका डॉक्टर दोस्त जैसन था। वो उससे गले मिला और अंग्रेजी में बोला, तुम कब आए? घर के बाहर ही किसी ने गोली चला दी, इसलिए प्लेन से उतरते ही तेरे पास आना पड़ा, साहिल ने बताया।
शुक्र है सब ठीक है, ड्राइवर भी बच गया, तू मेरे साथ चल, कहकर जैसन उसे अपने कमरे में ले आया और बोला, पहले कपड़े चेंज कर ले, तुझे ऐसे खून से लथपथ देख नहीं सकता, मेरे कपड़े तो तुझे आएंगे नहीं, रुक मैं अरेंज करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन पर किसी को साहिल का साइज़ बताकर कपड़े लाने को कहा। सुन जैसन, सिंपल कपड़े कह देना, ब्रांडेड न मंगवाना, मैं कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना चाहता हूँ, मुझे किसी सिंपल सी जगह पर छुप कर रहना होगा, साहिल बोला। जैसन ने दोबारा फ़ोन करके कह दिया, फिर साहिल से बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें ड्राइवर के घर भेज दूंगा, तुम रह लेना उसके साथ, कहकर जैसन ने उसके लिए खाना मंगवाया। वो खाना खा ही रहा था कि जैसन का ड्राइवर कपड़े लेकर आ गया। साहिल ने कपड़े बदले, अपने बालों को बिखेरा और जैसन को बाय कहकर ड्राइवर के साथ चला गया। वो लोग एक छोटे से घर में आए। ये 2 कमरों का घर था। एक कमरे में ड्राइवर रहता था, दूसरा साहिल ने ले लिया। उसमें बेड और अलमारी थी। साहिल ने अपना सामान जैसन के घर छोड़ दिया था। यहाँ उसने पहनने के लिए ड्राइवर जैसे कपड़े ड्राइवर से मंगवा लिए। इंडिया में ईशान ने अपने बंदों को बुलाकर कुछ खास को साहिल के पास भेजने के लिए बुलाया, पर जो इसका खास बंदा था वो किसी काम से साउथ में गया हुआ था। उसने उसे फ़ोन किया और कहा, 2 दिन में काम निपटा कर आओ, तुम्हें अमेरिका जाना होगा। अब उसके आने पर वो साहिल के पास जा सकता था। उसे साहिल की चिंता हो रही थी, सो उसने साहिल को दोबारा फ़ोन किया। साहिल ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ ईशान, क्या बात है? साहिल, तू ठीक तो है? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। सुन, तू 3 दिन वेट कर सकता है, वो विकास को तेरे पास भेजूंगा, वो आजकल साउथ में है, 2-3 दिन बाद आएगा, या फिर मैं आ जाता हूँ, ईशान बोला। नहीं, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, जैसा तूने कहा था मैंने कर लिया, अब मैं सुरक्षित हूँ, तुम वहीं रुको, कोई नहीं, विकास को आ जाने दो, उसे ही भेज देना, साहिल बोला। साहिल ने वो रात आराम से उस छोटे से घर में गुजारी। ड्राइवर उसके लिए हर ज़रूरत का सामान और खाना ले आया था। खाना खाने के बाद साहिल ने अपने यहाँ के सेक्रेटरी को फ़ोन किया और सारे काम की जांच की। फिर उन्हें कहा कि वो 2-3 दिन बाद आएगा। फिर वो सो गया। अगले दिन साहिल उठा तो 11 बज गए थे। ड्राइवर काम पर चला गया था। ड्राइवर ने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। साथ में उसने एक स्लिप रखी थी, उस पर रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा था और साथ में लिखा था, अगर नाश्ता पसंद न आए तो इस रेस्टोरेंट में जाकर खा लेना। साहिल ने देखा नाश्ता ठंडा हो गया था, वो ठंडा खाना खा नहीं सकता था, सो तैयार होकर उसे रेस्टोरेंट में चला गया। उसने खाना ऑर्डर किया और वेट करने लगा। तभी वहाँ एक लड़की आई। उसने फ़ोन में देखा और खुद से बोली, एड्रेस तो यही है, कॉर्नर वाला टेबल, ब्लू शर्ट, रंग गोरा, लंबा कद, हाँ वो बैठा है, वही होगा। वाह, कितना हैंडसम है ये। वो सीधे साहिल के पास आ गई और बोली, हेलो मिस्टर संजय, सॉरी मुझे आने में देर तो नहीं हुई? कोई बात नहीं जी। साहिल ने आसपास देखा, साथ के टेबल पर 2 आदमी बैठे थे। उसे वो दोनों कुछ अजीब लग रहे थे। उसने सोचा कि ये आकाश के लोग न हो, सो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये दिखने में सुंदर, रंग गोरा, लंबा कद, बड़ी बड़ी नीली आंखें और काले लंबे वाले बाल। उसने पूछा, आप? जी मैं रूही, वो मैच मेकिंग ऐप के ज़रिए ब्लाइंड डेट पर आपसे मिलने की बात हुई थी। आपने मेरी प्रोफाइल तो देखी है ना? रूही ने बैठते हुए कहा। साहिल ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी नज़र उन लोगों पर थी। उसका खाना भी आ गया था। उसने रूही से पूछा और उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लड़की बोली। आप अपने बारे में बताइए, साहिल ने टाइम पास करने के लिए पूछा। जी अच्छा, वो मैंने इसी साल MBA किया है। मेरे एक छोटा भाई है जो मुझसे 10 साल छोटा है और एक नानी है। मम्मी बहुत पहले मर गई थी, 6 साल हुए, पापा की भी डेथ हो गई। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था। अब तक के गुजारे के लिए कुछ पैसे पापा छोड़ गए थे, कुछ मेरी नानी ने हेल्प की। फिर मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करती हूँ और भाई की पढ़ाई का खर्चा निकालती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरे भाई ने इस ऐप में नाम दर्ज करा दिया और आपको सिलेक्ट किया। मेरी नानी बहुत बीमार है, वो मरने से पहले मेरी शादी करना चाहती हैं। मेरे पास मेरे पापा का दिया घर है। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। मैं बस चाहती हूँ कि हम कोर्ट मैरिज करें, रूही बोली। उसकी कॉफ़ी आ गई। उसने थैंक यू कहकर कॉफ़ी ले ली। लेकिन मैं इंडियन हूँ और मुझे बाद में इंडिया में रहना है, साहिल ने कहा। वो सोचने लगी, फिर कुछ सोच कर बोली, ठीक है, फिर मेरा भाई भी पढ़ाई के बाद इंडिया आ जाएगा, पर क्या आप मुझे उसका खर्चा उठाने देंगे? ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।
कब चले शादी करने? साहिल को लड़की सच्ची और शरीफ लगी, इसलिए उसने सोचा कि इस नाटक को आगे बढ़ाता हूँ। वैसे भी शादी तो करनी ही है। जो लड़की अपने भाई को इतना सोचती है वो मेहू को भी प्यार करेगी और ये लोग देखकर समझ जाएंगे कि मैं साहिल नहीं हूँ। जब आप कहें शादी कर लेंगे, रूही बोली। उसे भी साहिल अच्छा लगा था। अभी चलें, कोर्ट तो खुले ही होंगे इस वक्त, साहिल बोला। ओके कहकर रूही ने कॉफ़ी के पैसे देने के लिए निकाले। अगर आप कहें तो आपके खाने के पैसे भी मैं दे सकती हूँ। जब आपको जॉब मिल जाएगी आप खर्च कर लेना। साहिल ने हैरानी से उसे देखा। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अपने प्रोफाइल में साफ लिखा है कि अभी आपके पास जॉब नहीं है, रूही बोली। जी, लेकिन पहली ही मुलाकात में मैं आपको खर्च नहीं करने दे सकता, साहिल बोला और उसने बिल पे कर दिया। रूही ने मुस्कुराकर पैसे पर्स में वापस रख लिए। वो वॉशरूम गई तो साहिल ने जल्दी से उसका बताया ऐप डाउनलोड करके रूही की प्रोफाइल निकाली। उसी से उसने संजय की प्रोफाइल देखी। उसमें लिखा था कि वो एमबीए था। साहिल ने भी एमबीए किया था। उसका कद काठी भी साहिल जैसा ही था। बस उसने लिखा था कि वो अनाथ है और उसके पास इस वक्त घर और जॉब दोनों नहीं है, इसलिए वो उसके साथ इसके घर रहेगा। साहिल को अब समझ आया कि उसका शर्तों से क्या भाव था। उसने संजय की हर डिटेल याद कर ली थी। वो सोच रहा था कि अगर ये मुझे संजय समझ रही है, मगर असली संजय है कहाँ। साहिल ने संजय की डिटेल अपने यहाँ के असिस्टेंट डेविड को भेजी और उसे फ़ोन करके कहा, हेलो डेविड, मेरे आईडी प्रूफ पर संजय नाम लिखकर नए प्रूफ बनाकर मुझे 1 घंटे में ब्यूरो आकर दो। मेरे असली वाले भी लाना शादी के लिए, और सुनो किसी को पता न चले। डेविड खुद ही समझदार था। उसने जल्दी से सारे प्रूफ बना लिए। फिर वो लेकर जाने लगा तो उसके दिमाग में आया, शादी के लिए? पर किसकी शादी? फिर खुद ही बोला, बेवकूफ़, अगर आईडी प्रूफ सर के हैं तो शादी भी तो सर की होगी। वो सोचकर और हैरान, सर की शादी, वो भी ऐसे? अमीर लोगों की भी क्या बात है। साहिल रूही की पुरानी शिकार में उसके साथ उसके घर गया और घर फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम वाला था। वहाँ लिफ्ट नहीं थी पर घर सुंदर और साफ सुथरा था। रूही ने इसे सारा घर दिखाया और बोली, ये अपना घर है, आप जब चाहे अपना सामान ला सकते हैं। कहकर रूही पानी लेने चली गई। साहिल ने घर के डिज़ाइन को देखा। ये उनकी ही कंपनी के बने हुए थे। इसमें अंदर आते ही हॉल था, साथ में ओपन किया किचन के बराबर 1 बेडरूम और 2 बेडरूम लिविंग रूम के बराबर। ये तो नए हैं। और रूही कह रही थी कि पापा का बनाया हुआ है। ये लड़की कुछ झूठ तो नहीं कह रही, पर वो झूठ क्यों बोलेगी? इसने कौन सा मुझसे कुछ मांगा है? उल्टा घर भी इसका अपना है। साहिल सोच में डूबा था। तभी रूही दुल्हन की तरह लाल गाउन पहने बाहर आई। साहिल उसे देखता ही रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरे मम्मी की शादी का गाउन है। पापा की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी पर यही पहनूं। मेरी मम्मी अमेरिकन थी, सो उन्होंने शादी चर्च में की थी, पर लाल गाउन पहनकर, रूही बोली। तुम सुंदर लग रही हो, साहिल बोला। थैंक यू। आपने भी अपने आईडी प्रूफ लाने होंगे, रूहिल ने साहिल को पूछा तो वो बोला, मेरा दोस्त ले आएगा। फिर वो दोनों ब्यूरो पहुंचे। डेविड भी आ गया था। साहिल उसके पास गया और उसे गले मिला और उससे अपना प्रूफ लिए और धीरे से उसे बोला, याद रखना मैं संजय हूँ और तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर वो उसे रूही के पास ले आया और बोला, डेविड, ये मेरी होने वाली वाइफ है रूही, और रूही, ये मेरा दोस्त है डेविड। दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया तो वो अंदर जाने लगी तो रूही बोली, मैंने अपने भाई को बुलाया है, वो भी आता ही होगा, थोड़ा वेट कर लें। वो रुक गए। साहिल ने डेविड को अंदर फॉर्म तैयार करने के लिए भेज दिया। तभी एक लड़का बाइक पर आया। रूही ने उसे आते ही पूछा, मेरे मना करने पर भी तुमने बाइक ले ली? नहीं रूही, ये मेरे दोस्त की बाइक है, तुम मना करो और मैं ले लूँ, ऐसा हो सकता है भला? वो बोला। साहिल ने उसे देखा। ये पूरा अमेरिकन लग रहा था। गोरा रंग, भूरे बाल और नीली आंखें। शायद ये अपनी माँ पर गया होगा, जबकि रूही इंडियन लगती थी। वो अपने पापा जैसी होगी। बस दोनों की आंखें एक जैसी नीली थी। संजय, ये मेरा भाई एथन है, और एथन, ये हैं संजय, तेरे होने वाले जीजाजी। दोनों ने आपस में हाथ मिलाए। एथन को वो पसंद आया। तीनों अंदर आए। डेविड ने पहले ही फॉर्म तैयार कर लिए थे। उन्होंने शादी के फॉर्म पर साइन किया और शादी हो गई। एथन ने दोनों को बुके देकर बधाई दी। सबने फ़ोन पर फ़ोटो खिंचवाई। फिर डेविड पार्टी के लिए उन्हें पास के होटल में ले गया। सबने मिलकर खूब मस्ती की। साहिल ने देखा कि रूही अमेरिकन होने के बावजूद शराब या सिगरेट नहीं पीती।
उसे इस बात से बहुत शांति मिली। वैसे उसे शराब से कोई दिक्कत नहीं थी, पर सिगरेट वो खुद नहीं पीता था। साहिल सोच रहा था कि हो सकता है ये मुझे दिखाने के लिए नहीं पी रही हो। उसने कहा, रूही, मुझे पता है तुम अमेरिकन हो, मैंने सब जानने के बाद ही तुमसे शादी की है, इसलिए तुम्हें मुझे दिखाने के लिए नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम शराब या सिगरेट पीती हो तो कोई बात नहीं, तुम पी सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस शादी में तुम्हें पूरी आज़ादी है, साहिल बोला। संजय, मैंने जितना आपको जाना है उससे मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं। असल में मेरे पापा इंडियन थे और मम्मी की जल्दी डेथ हो गई थी, तो मुझे पापा ने ही पाला था। उन्होंने मुझे सारे इंडियन संस्कार दिए हैं। वो चाहते थे कि मैं किसी इंडियन से ही शादी करूं, इसलिए एथन ने आपको चुना। मैं शराब सिगरेट से दूर ही रहती हूँ, रूही बोली। सुनकर अच्छा लगा, साहिल बोला। साहिल को अभी भी लगता था कि कहीं ये सब झूठ न हो। अब तक तो सब ठीक लग रहा है, ज़िंदगी में सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। एथन उनके पास आया और बोला, रूही, जीजा जी चलिए डांस हो जाए। कहकर वो उन दोनों के हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गया और फिर उन्हें वहां छोड़कर म्यूजिक वाले को गाना चलाने को कहकर आया। वो दोनों म्यूजिक के साथ डांस करने लगे। पार्टी खत्म होने पर एथन अपने हॉस्टल और डेविड कंपनी वापस चला गया। साहिल जूही के साथ उसके घर आ गया। डेविड साहिल का एक सूटकेस दे गया था। घर आकर साहिल ने बीच वाले बेडरूम में अपना सामान रखा। उसने जूही से कहा कि उसने कुछ देर रेस्ट करना है। वो अपने कमरे में लैपटॉप निकालकर काम करने लगा। ये कमरा एथन का था। रूही ने कुछ नहीं कहा क्योंकि एथन अभी घर नहीं आने वाला था। रूही अपने कपड़े बदल कर, आज संडे था तो छुट्टी थी, वो आराम से अपने कमरे में लेट गई। साहिल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। रूही शाम को अपनी नानी से मिलने हॉस्पिटल जाने लगी। तब उसे साहिल की याद आई। उसने साहिल का दरवाज़ा खटखटाया तो साहिल बोला, आ जाओ। साहिल को ऑफिस की आदत थी, नॉक होने पर वो आ जाओ कह देता था। उसे काम करते समय ध्यान ही नहीं रहा कि वो रूही के घर है। वो आराम से शर्ट खोलकर बैठा था। रूही अंदर आई तो वो एकदम झेप गई, पर उसने ऐसा दिखाया कि कुछ नहीं हुआ है और बोली, संजय, मैं नानी से मिलने जा रही थी, आप भी साथ चलो, आपको मिलवा दूंगी, नानी खुश हो जाएंगी, रूही बोली। साहिल उसके साथ चल दिया। इधर इंडिया में ईशान और निया की फ्रेंडशिप को काफ़ी दिन हो गए थे। उस दिन के बाद वो मिले ही नहीं थे। ईशान अपने कामों में बिजी था। निया ने खुद ही उसे फ़ोन किया। ईशान ने नंबर देखकर फ़ोन उठाया और बोला, हेलो निया, कैसी हो? ठीक हूँ, मैंने सोचा कि आपने तो फ़ोन नहीं किया, मैं ही कर लूँ, निया बोली। मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा ऐसा करना, सुबह स्टार होटल में मिलने आ जाना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा, ईशान ने कहा। ओके, मैं आ जाऊंगी, निया ने कह तो दिया, पर उसे ये ठीक नहीं लग रहा था। ईशान ने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। उस पर किसी को बताने से भी मना किया है। जो रिश्ता चोरी से किया गया हो वो ठीक नहीं होता। निया ने ऐसा रिश्ता तो नहीं चाहा था, पर इस दिल का क्या करे। वो ईशान पर आ गया तो वो मना भी नहीं कर सकी। उसने सोचा कि बैठकर खाना खाने के लिए बुला रहा होगा। अगले दिन वो समय पर होटल पहुंच गए। जब रूही को पता चलेगा कि यह संजय नहीं साहिल है और साहिल एक बिजनेसमैन है, तो क्या रूही साहिल से रिश्ता तोड़ लेगी? क्या अंबर मेहर को मना पाएगा? ईशान और निया के मिलने पर क्या धमाका होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।